आज का हमारा विषय है कैसे बनती है कविता। अब सामान्य अर्थ में समझा जाए तो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना कविता है। जैसे बिहारी लाल कवि थे तो वो दोहा छंद में अपनी बात कहते थे बहुत कम शब्दों में। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होई। तो इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति प्रेम की बात की गई है, लेकिन कहा गया है कि जैसे जैसे श्याम रंग में यानी कि कृष्ण के प्रेम में हम पढ़ते हैं वैसे वैसे और निर्मल होते जाते हैं। तो इस पंक्ति को जब अर्थ सहित समझने का प्रयास करते हैं, ये तो एक शाब्दिक अर्थ आपको समझा रही हैं, इसको अगर शब्दों से अलग हटकर अर्थ के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ कुछ अधिक निकल कर आता है। तो कम शब्दों में अपनी बात को कहना कविता है। लेकिन कविता सिर्फ यही नहीं है। अब क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कविता और क्या है। तो अगर परंपरा से देखा जाए तो वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी, यानी कि पहले केवल बोलकर ही कविता एक दूसरे तक पहुंचती थी। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। अब क्या है, हमें गीत बहुत सरलता से याद हो जाते हैं, तो कविता को हम उसी रूप में समझ सकते हैं। कविता को समझना सरल नहीं है, परंतु फिर भी कविता में व्यक्त भावनाएं हमारी संवेदनाओं के निकट होती हैं, वह हमारे मन को छू लेती हैं। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना पूरे विश्व को जोड़ देती है और अपना बना लेती है। कविता के द्वारा एक व्यक्ति की संवेदना दूसरे व्यक्ति की संवेदना से भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण मेल खाने लग जाते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सरलता से जुड़ सकता है। इसीलिए कविता संवेदनाओं से बनती है, हमारी संवेदनाओं के निकट कहलाती है, भावनाओं के निकट कहलाती है। अभी ये जो संवेदना थी, ये जो विचार थे, दृष्टिकोण था, भाव थे, इसी के कारण कहा जाता है कि जो डाकू रत्नाकर था वो बना कवि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की, कविता रूप में दोहा छंदों का प्रयोग करते हुए जैसे की। और एक और कवि हुए हैं, और ऐसा मेरा अपना भी निजी व्यक्तित्व कहता है कि यही सच है, जो सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अब सुमित्रानंदन पंत जी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने बात की संवेदनाओं की, तो संवेदनाओं से ही होकर कविता मन में शब्दों का रूप लेती है और वो शब्द अपनी व्यवस्था पाकर, उचित रूप पाकर, रचनात्मकता पाकर, सही अर्थ पाकर लिख दिए जाते हैं या मन मस्तिष्क पर छाप लिए जाते हैं, स्मृति चिन्ह के रूप में छप जाते हैं और वही शब्द फिर कविता बनकर हम सभी को संवेदना के एक धरातल पर खड़ा कर देते हैं, हम सबको एक बना देते हैं। हम सब उस कविता के प्रति आत्मीय संबंध रखना शुरू कर देते हैं, हमें कविता का अर्थ अपना सा लगने लग जाता है। अब ये तो हुई कि कविता क्या है। तो कविता क्या है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, संवेदनाओं के स्तर पर एक दूसरे को सामने ले आना, वही क्या है, कविता है। अब क्या है कि एक अच्छी कविता की पहचान कैसे हो सकती है, अगला अगर इसी में कैसे बनती है कविता में, तो अच्छी कविता की पहचान कैसे हो सकती है ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कविता बनाने के लिए वैसे तो इसका कोई बना बनाया नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी कविता बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छी कविता में क्या क्या गुण होने चाहिए या उसकी पहचान क्या है। तो अच्छी कविता की पहचान इस बात से हो सकती है कि वह बार बार पढ़ने के लिए बुलाती है, आमंत्रित करती है। एक व्यक्ति को अगर कोई कविता अच्छी लगती है, कोई कविता बहुत अच्छी है, और अच्छी कविता की पहचान क्या है कि हम उसे बार बार पढ़ते हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं या किसी व्यक्ति की बातें सुनते हैं और आपको बार बार अगर वो चीज़ें आपको पसंद आती है तो आप बार बार उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो गाने हो गए। तो ऐसे ही एक अच्छी कविता की भी पहचान यही है कि हमारा मन करता है कि हम उसे बार बार पढ़ें, सुने, समझें।
उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकालें। और दूसरी कविता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है उसका सवाल पूछना। सवाल सामाजिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, जो आपके मन में एक छाप छोड़े, आपको सोचने पर मजबूर करे, वो होती है एक अच्छी कविता। फिर भी और अगर आपने मान लीजिए उसे पढ़ लिया है और एक बार पढ़ने के बाद भी वो आपकी स्मृति में है कि नहीं, अभी मुझे इसके और गहरे अर्थ को समझना है, तो बार बार जो कविता स्मृति में आती है, तीसरा जो अच्छी कविता की पहचान है, तीसरे बिंदु के रूप में हम जान सकते हैं कि वो बार बार हमारी स्मृति में आती रहती है। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि यह भी एक अच्छी कविता की पहचान है। आगे सवाल जो उठता है, अगला सवाल जो उठता है, अब वो उठता है यही जो हमारा प्रमुख विषय है कि कविता कैसे बनती है। अब प्रश्न उठता है कि कविता कैसे बनती है, हर कोई कवि क्यों नहीं बन जाता है, क्या कविता कैसे बनाई जाए यह प्रशिक्षण देना संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों का मत है कि कविता का प्रशिक्षण देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है। खासकर अगर बात की जाए पश्चिम विश्वविद्यालयों की, तो वहाँ पर कहा जाता है कि जब हर चीज़ के लिए, बाकी कलाओं को सिखाने के लिए, बताने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो कविता के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जैसे पाक कला के लिए भोजन बनाने की विधियाँ सिखाई जाती हैं, नृत्य कला के लिए नृत्य की मुद्राएं सिखाई जाती है, नृत्य के ढंग सिखाए जाते हैं, अभ्यास द्वारा उसे अच्छा बनाया जाता है और बेहतर बनाया जाता है, चित्रकला के द्वारा चित्र बनाने सिखाए जाते हैं। तो ठीक वैसे ही कविता के लिए कविता कैसे बनती है इसका प्रशिक्षण देना संभव क्यों नहीं है, तो उनके अनुसार इसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो अब इसी मत पर अगर हम विचार करें तो हम अपने प्रश्न का उत्तर इसी में खोजेंगे कि कविता कैसे बनती है। तो ऐसा है कि जैसे चित्रकला के लिए रंग की ज़रूरत है, कैनवस की ज़रूरत है, कूची की ज़रूरत पड़ती है, कूची मतलब उसकी जो ब्रश होती है उसकी, और संगीत के लिए वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ जाती है, स्वर की ज़रूरत पड़ जाती है, लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, सिखाने वालों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब क्या हुए, सिखाने के बाह्य अंग कहलाए, बाह्य अंग हैं, घटक हैं, जो उन कलाओं को सीखने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या कविता के लिए इस प्रकार के बाह्य उपकरण हैं? नहीं, कविता के लिए इस तरह के बाह्य उपकरणों की बाहरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि ना तो हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी तबले की ज़रूरत पड़ेगी। पेन आप कह सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो पेंसिल कह सकते हैं, कलम की आवश्यकता हो सकता है आपको पड़े, परंतु वो सीखने में ज़रूरत नहीं है। कविता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है शब्द। कविता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शब्द। लेकिन शब्द भी कौन से? शब्द वो जो हम अपने अन्य विषयों में प्रयोग करते हैं। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में भी वही शब्द आएंगे, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में भी उसी प्रकार के शब्द आएंगे, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत में भी वही शब्द आएंगे। तो कविता के लिए जो उपकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है शब्द। शब्द वही जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो अब कवि के लिए इस उपकरण की आवश्यकता, कविता के लिए कवि को इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो शब्द पर हम बात करते हैं। अब कविता बनाने के लिए जो सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है वो है शब्द को साथी बनाना, शब्द को मित्र बना लेना, शब्द के साथ मेल जोल बढ़ा लेना। मेल जोल बढ़ा लेने का अर्थ क्या है, साथी बनाने का अर्थ क्या है? मेल जोल बना लेने का अर्थ और साथी बना लेने का अर्थ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है। और ये कैसे पता होगा? जब हमारा शब्द भंडार अधिक होगा। शब्द भंडार अधिक होने का अर्थ कि हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ ज्ञात होगा। अगर हमें शब्दों के अर्थ ज्ञात हैं तो हमें पता होगा कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ और किस रूप में करना है। ठीक है, तो शब्द भंडार का होना अति आवश्यक है। अब कविता बनाने के लिए शब्द कैसे सहायता करेंगे? अब एक व्यक्ति जो कविता बनाना चाह रहा है वो इन्हीं शब्दों के साथ साथ पहले तुकबंदी करना शुरू करेगा।
जैसे कि आप देख भी रहे हैं, घो घो रानी कितना पानी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये सब क्या थे? जब हम छोटे थे तो हमारे खेलों में इनका प्रयोग किया जाता था। हम खेलते हुए इन्हीं कविताओं का कविता के या गीतों के इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया करते थे। अब इन शब्दों से लय बनेगी, रिदम बनेगी, फिर इसी के साथ साथ शब्दों की एक व्यवस्था बनती जाएगी धीरे धीरे, और निरंतर अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से ये जो हमारी गीत है, कविता है, उसमें क्या आता जाएगा? निखार आता जाएगा, वो और अधिक अच्छी बनती जाएगी, उसमें वृद्धि होती जाएगी, परिपक्वता आती चली जाएगी। हमारी कविता केवल तुकांतता नहीं रह जाएगी, उसमें संगीतात्मकता आ जाएगी, चित्रात्मकता आ जाएगी। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? उन्हीं तुकबंद शब्दों के साथ लय, रिदम आदि संगीतात्मकता, चित्रात्मकता जोड़ते जोड़ते निरंतर अभ्यास करने से हम शब्दों के प्रयोग को कविता का रूप दे सकते हैं। अब जो दूसरी ध्यान देने योग्य बात इसमें आएगी शब्दों के साथ, कि शब्दों का सही प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पर बलाघात देना है। बलाघात मतलब जिस बात पर या जिस शब्द पर आप अधिक ज़ोर डालना चाहते हैं उसे बलाघात कहा जाता है। जैसे यहाँ है, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, तो बुद्धू पर यहाँ पर ज़ोर है। उसके बाद नीचे भी देखा जाए, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। तो यहाँ पेशे पर बलाघात दिया गया है। तो बलाघात का अर्थ है कि जिस शब्द को आप उभारना चाहते हैं, जिस वाक्य को आप उभारना चाहते हैं, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसी पर अधिक ज़ोर डालना, अपने शब्द द्वारा ज़ोर डालना। अगर चोट जब पड़ती है पेशे पर, चोट जब पड़ती है पेशे पर, तो चोट पर तब अधिक बल हो जाएगा, या पड़ती है पेशे पर जब चोट, तो पहले या पीछे आने के बाद चोट पर अधिक बलाघात आ जाता है। तो आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं उस पर आपको अधिक प्रभाव डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, तब वो बात सीधे सीधे दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगी। यानी कि गलत जगह पर किसी शब्द का प्रयोग करने पर उसका अर्थ खो जाता है, उसका कोई और अर्थ निकल कर आ जाता है। अब एक और ज़रूरी चीज़ होती है कि कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, ठीक है। जैसे अभी कविता में हम पेशे शब्द का प्रयोग कर रहे थे, पेशे की जगह काम का प्रयोग कर लें तो वो अर्थ नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं कि निकल कर आए। जैसे यहाँ उदाहरण में चोट ली गई है कि चोट की जगह मार शब्द रख लेंगे तो वो अर्थ नहीं निकल कर आएगा जो हम चाहते हैं। चोट करना होता है किसी पर जानबूझकर आघात करना, और मार क्या होती है? पिटाई करना है एक तरह से किसी की, ठीक है। तो ये अर्थ अपने आप बदल जाते हैं। तो इन अर्थों को समझने के लिए कविता में पर्याय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कविता के लिए जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है उपकरण के रूप में, जैसे शब्द थे, ठीक वैसे ही जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बिंब। बिंब में क्या आता है? इंद्रियाँ क्या है? हमारा बोलना, सुनना, देखना, स्पर्श आदि हमारी इंद्रियों में गिना जाता है। तो जिस कविता में जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग होगा, या इंद्रियों की समझ को बढ़ाने वाले प्रयोग होंगे कि हमारी वो इंद्रियाँ उस चीज़ को महसूस कर सकती हैं, तो वह कविता उतनी ही अच्छी कहलाएगी। जैसे बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें दृश्य बिंब भी आ जाता है। हम महसूस कर सकते हैं अगर हम पानी को छूकर देख रहे हैं, बीती विभावरी जाग रही, तो या रात्रि का दृश्य, सुबह हो रही है, रात डूब रही है, ये दृश्य है, चित्रात्मकता है जो शब्दों के माध्यम से हमें कहना चाह रही है। तो ये जो बिंब होते हैं ये कविता को इंद्रियों के माध्यम से पकड़ने में सहायक होते हैं। बाह्य संवेदनाएं जो हैं वो मन के स्तर पर बिंब बन जाती हैं, ठीक है। बाह्य संवेदनाएं वही जो मैं अभी आपको बता रही थी, संवेदनाएं हमारी इंद्रियों से जुड़ी है, जो सुनने, बोलने, स्पर्श,
आदि से जुड़ी हुई हैं, घ्राण शक्ति से जुड़ी हुई हैं, सूंघने आदि से। कुछ शब्द सुनकर जब मन में उनका चित्र सा बन जाता है तो स्मृति चित्र में यही बिंब का रूप ले लेते हैं। जैसे कुछ शब्द सुनते हैं हम, सुनकर उनका एक चित्र हमारे मन पर बनता है, वही स्मृति चित्र, याद किए चित्र के रूप में हमारे मन में बना रह जाता है, उसे ही बिंब कहते हैं। ठीक है। अब चित्रों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है, लंबे समय तक रहता है, इसीलिए वो स्मृति में रहेगा ही रहेगा। इसलिए बिंब के कारण जो भाषा है वो चित्रात्मक भाषा बन जाती है। तो ध्यान रखना चाहिए कविता करते समय कि हम किसी भाषा का प्रयोग करें तो वो चित्रात्मक, उस भाषा में चित्रात्मकता का गुण होना भी आवश्यक है। यानी कि एक चित्र सा आंखों के समक्ष प्रस्तुत हो जाए, जो बिंब का रूप धारण कर लेता है, मनुष्य के मन में अधिक समय तक बना रह जाता है। उसके बाद आता है छंद। छंद यानी कि आंतरिक लय। अब छंद का अर्थ हम लय से समझते हैं कि किसी भी कविता को लिखने की एक लय होती है, ढंग होता है, तरीका होता है, रीति होती है। तो जैसे मैंने अभी बिहारी का आपको उदाहरण दिया था, बिहारी लाल जी का, कवि बिहारी लाल जी का, तो वो ज़्यादातर दोहा छंद में लिखते थे। ठीक है, ज़्यादातर दोहा छंद में लिखते थे। तो दोहा 2 पंक्तियों का छंद कहलाता है, यानी कि आंतरिक लय। किसी कविता को पढ़ने का एक तरीका जो होता है, जो लय आती है, संगीतात्मकता आती है, वो उन्हीं छंदों के माध्यम से ही संभव हो पाती है। तो कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए, और वो कब होगी? जब उसे छंद का ज्ञान होगा। तो ये छंद क्या है? अर्थ की लय है। अब नीचे आप देखेंगे धूमिल की एक कविता है, कवि थे धूमिल, उनकी एक कविता है मोचीराम। इसमें अगर देखें तो कोई छंद नज़र ही नहीं आता है। छंद क्या है? कई प्रकार के छंद होते हैं, घनाक्षरी छंद, रोला छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद। ठीक है, रामायण इत्यादि में आपने इनके बारे में सुना है कि रामायण की चौपाई सुनाइए, दोहा है इत्यादि। तो धूमिल की कविता मोचीराम का ये जो हम कविता पढ़ते हैं, तो इसमें देखने पर, सामान्य रूप से देखने पर कोई छंद नहीं दिखाई देता, परंतु इसके भीतर एक छंद मौजूद है। देखिए कविता देखिए आप। बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। अब आप इसमें देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे सहज बोलचाल की कोई बात हो रही है, लेकिन नीचे आते आते मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति देख रहा है, समझ रहा है कि उस कविता की लय क्या है, ताल क्या है, उसे समझते हुए उसने अपनी कविता लिखी है। एक संगीतात्मकता, लयात्मकता इस कविता में अपने आप ही झलकने लग जाती है। तो कविता बनाते हुए इसी छंद का, इसी आंतरिक लय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कविता को संगीतात्मकता, लयात्मकता प्रदान करती है। इसके बाद जो इन सभी घटकों के लिए, जैसे कि हमने भाषा पढ़ा, छंद पढ़ा, बिंब पढ़ा, चित्रात्मक भाषा की बात की, तो इन सब को अगर हम चाहते हैं कि एक पढ़ने वाले और सुनने वाले, यानी कि श्रोता और पाठक के मन पर इसका प्रभाव पड़े, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है परिवेश और संदर्भ। तो यहाँ जो कविता नीचे दी गई है आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो संदर्भ है, परिवेश और संदर्भ से कोई भी कविता परिचालित होती है ना, तो कविता और उसके घटक जैसे कि भाषा, चित्रात्मकता, बिंब, छंद आदि, या उसकी संरचना ले लीजिए, उन सभी के लिए संदर्भ और परिवेश ज़रूरी है। और ऐसा है कि जब ये संदर्भ और परिवेश होंगे तो ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संवेदना से जुड़ पाएगा, या कोई व्यक्ति कितनी संवेदनशील स्थिति है इससे अपने आप को जोड़ पाएगा। अन्यथा वो जो चित्र है वो समझ के बाहर चला जाएगा, शब्द जो है वो समझ के बाहर चला जाएगा। जैसे नागार्जुन की ये कविता देखिए, जहाँ पर अकाल का, ठीक है, सूखा पड़ा है, अकाल है, अकाल का संदर्भ लिया गया है, और जो परिवेश है वो गांव का है, कि गांव में अकाल की स्थिति होने पर, परिवेश होने पर किस प्रकार का वातावरण बन जाता है। तो एक घर के बारे में दिखा रहे हैं, देखिए, जो हर घर की स्थिति थी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये दृश्य है, अकाल की स्थिति में इस प्रकार की स्थिति हो गई। वो
जो भोजन के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। चूल्हा रोया, यानी कि चूल्हे पर पानी गिर गया था। चक्की रही उदास, चक्की में पीसने के लिए भोजन नहीं था, चूल्हे में पकाने के लिए आग नहीं थी। तो बता रहे हैं कि जो जिसका कार्य है वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा था। भूखमरी चारों तरफ फैल गई थी। यहाँ छिपकलियों के बारे में भी बताया गया है। तो एक दृश्य बन रहा है, परिवेश बन रहा है, संदर्भ है हमारे पास। फिर जैसे अकाल की स्थिति समाप्त हो जाती है तो उसका भी वर्णन है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। मतलब ये अकाल समाप्त होने के बाद की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये संदर्भ और परिवेश किसी भी कविता के लिए सबसे अधिक ज़रूरी होते हैं। अब कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टिकोण, कविता की भाव संपदा जो परिवेश के कारण मुखरित होती है, वही कवि का दृष्टिकोण बन जाती है या कविता की भाव संपदा बन जाती है। यानी कि कवि का जो दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है, वो कविता की भाव संपदा मतलब धन बन जाता है। ये क्यों कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि कवि की जो व्यक्तिगत सोच है वो समाज की भी तो सोच है। तो जैसे हवा में सुगंध मिली हुई होती है, वैसे ही एक व्यक्ति की सोच पूरे समाज की सोच के साथ मिलकर चलती है। व्यक्ति की सोच वो सुगंध है जो हवा रूपी समाज में घुली मिली हुई है। तो हर व्यक्ति उससे संवेदना स्थापित कर पाता है, हर व्यक्ति फिर उस पर विचार करता है। तो भाषा, शब्द चयन, उनका व्यवस्थित होना, उचित चिन्हों का प्रयोग करना, छंद का अनुशासन होना, समय व परिवेश का संदर्भ होना और कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना, और उसके साथ साथ नवीन दृष्टिकोण, नई सोच, नई पहचान, नए संदर्भों को प्रस्तुत करना आदि, लयात्मकता के साथ, रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत करना, उस शब्दों के अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रस्तुत करना आदि ही क्या है? कविता है। कविता में इन्हीं का प्रयोग करके हम एक अच्छी कविता बना सकते हैं। तो कविता की रचना ऐसे ही होती है, जिसमें हमें भाषा, छंद, बिंब, लयात्मकता, रचनात्मकता, संदर्भ, परिवेश आदि का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।